Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करने वाले हैं जो आपका ICAR IARA टेक्नीशियन की वैकेंसी आई हुई है। इसमें सोशल साइंस का जो पर्टिकुलर सेक्शन है ये आपका 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स का पूछा जाएगा और इसका मैंने आपको इसमें टोटल आपके ऑफिशियल सिलेबस में 4 सेक्शंस दिए हुए हैं, 4 आपके बेसिकली यूनिट्स हैं। अब उन चारों में डिटेल्ड सिलेबस क्या क्या है, क्या क्या चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, पहले जाके वो वीडियो देख के आओ, तभी क्लैरिटी आएगी कि हम कैसे कैसे चीज़ों को पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आपकी रिलेट होंगी, कैसे क्या क्वेश्चंस बनेंगे, क्या चैप्टर्स हैं। ठीक है ना। अगर आपको वही पता नहीं होगा तो चीज़ें समझोगे कैसे आगे, अगर आपको यही नहीं पता कि आप पढ़ने वाले क्या हो। ठीक है, तो जाके वो देखो। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। अब जिन्होंने देख लिया है वो तो ठीक है, नहीं देखा है तो ये वीडियो छोड़ो, पहले वो देख के आना। 2x पे देख लो, 3x पे देख लो, जो भी स्पीड आपको देखनी है देख लो। ठीक है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। नाउ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में अब हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया हुआ था चैप्टर्स में। सबसे पहले हमें पढ़ना है कि डेमोक्रेसी होती क्या है एंड व्हाई शुड बी हैव डेमोक्रेसी। अब इसका जो सबसे मेन पार्ट है ना, वो ये चैप्टर हम क्यों पढ़ते हैं, डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। आज के टाइम पे आप अगर बात करोगे ना वर्ल्ड में, तो हर कंट्री बोलना चाहते हैं कि यार हमारी गवर्नमेंट जो है वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ कि आप कैसे डिफाइन करोगे कि इस कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक है, इस कंट्री की गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक नहीं है। इसी के ऊपर हमें बात करनी है। बहुत ही यार इसमें माइन्यूट माइन्यूट से पॉइंट है। अब जैसे कि आप कहोगे सर जहाँ पे इलेक्शन होता है वो डेमोक्रेटिक है, जहाँ पे इलेक्शन नहीं होता है वो नॉन डेमोक्रेटिक है, दैट्स इट। इतना सही होता है क्या डेमोक्रेसी? इतना सा नहीं होता है, यही तो हमें इसमें पढ़ना है। जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, अभी अगर हम चाइना की बात करें तो क्या चाइना एक्चुअली में डेमोक्रेटिक है ना। अभी हम देखते हैं कि भाई चाइना में कॉन्टिन्यूसली एक ही प्रेसिडेंट बना चला आ रहा है, एक ही पार्टी रूल करती जा रही है। तो ऐसा क्यों है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा सीधा, बिकॉज आपकी एनसीईआरटी में ये दे रखा है। अच्छा, जिन बच्चों ने बचपन में ठीक ठाक पढ़ाई करी हुई थी उनको तो आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर होगी, और वो लोग अपना अगर बुक से भी पढ़ोगे ना तो वो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। बट क्या है कि हमें सीधा सीधा मेजरली हमें यहाँ पे फैक्ट के ऊपर बातें करनी है, या फिर जो क्वेश्चन आपके फ्रेम हो रहे होंगे उनके ऊपर बातें करनी है। तो एक बार अगर आप चाहो तो बुक से भी पढ़ सकते हो, ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो खैर थोड़ा सा यार नीचे आते हैं। देखो, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, तो मैं आपसे बोल रहा था कि जो डेमोक्रेसी है, आप डिफाइन कैसे करोगे कि कोई गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है या फिर दूसरी गवर्नमेंट नॉन डेमोक्रेटिक है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें 2000 के टाइम की, जब आपका मुशर्रफ वहाँ पे क्या बना था, प्रेसिडेंट बना हुआ था, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या पाकिस्तान डेमोक्रेटिक था, है ना। और अगर हम आज के टाइम पे म्यांमार की बात करें, म्यांमार, ठीक है, म्यांमार है जो हमारा, क्या ये डेमोक्रेटिक है? यहाँ पे जो आंग सांग सुई की हैं उनको जेल में डाल दिया गया आर्मी के द्वारा विद्रोह करके, तो क्या ये डेमोक्रेटिक है? अब यही यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनसे हमें पता चलेगा कि कब हम एक गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोलते हैं और कब हम एक गवर्नमेंट को नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है लाइक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होती है, ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वगैरह जो भी कुछ फैक्ट आए हैं, अलग अलग मिलिट्री कूप लेड हुए हैं। और मैंने आपको समझाया था, जब हम डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की बात करते हैं ना, तो हमारा जो मेजर कंसर्न होता है वो सिर्फ इंडिया के ऊपर नहीं होता है, हम बात करते हैं पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी की। हमारा जो यहाँ पे हीरो है ना इस पूरी की पूरी पिक्चर में, वो डेमोक्रेसी है। कि इस डेमोक्रेसी का कैसे कैसे यहाँ पे क्या है डेमोक्रेसी, हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, मतलब पूरा डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स आपका इसी के अराउंड घूमेगा। ठीक है, इट इज़ नॉट अबाउट पॉलिटी, ये इंडियन पॉलिटी नहीं है, ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है। आपको पहले ये अंतर समझ में आना चाहिए। क्लियर है मेरी बातें सारी की सारी? अब चीज़ों को यहाँ पे हम शुरू करते हैं। अच्छा, कई सारे बच्चों ने 9th-10th में ठीक ठाक पढ़ाई करी होगी, कुछ ने नहीं करी होगी। अच्छा, कुछ बच्चे क्या बोलते हैं कि मैं तो सर बैक बेंचर था, मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अच्छा, आपको पता है मैं भी 9th-10th में बैक बेंचर था, और मेरे सोशल साइंस में 100 आउट ऑफ 100 है, 9th में भी 10th में भी। तो बैक बेंचर होना फ्रंट बेंचर होना डजेंट मैटर। ठीक है, आप कितनी मन लगा के पढ़ रहे हो, कितने मन से चीज़ों को सुन रहे हो, ये डिपेंड नहीं करता कि आप मस्ती बहुत ज़्यादा कर रहे हो। बट जो आपका पढ़ने का टाइम है ना, उस टाइम पे आप जितना मन लगा के पढ़ रहे हो वो मैटर करेगा। तो चुपचाप से अभी पेन और पेपर उठा लो और चीज़ों को अब समझते जाना। अच्छा, मैं आपको अभी एमसीक्यूज भी करा दूंगा। एमसीक्यूज इस चैप्टर के पर्टिकुलरली, जैसे कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में हमारा पहला चैप्टर डेमोक्रेसी है, तो इसके ऊपर हम 30 to 50 एमसीक्यूज भी कर लेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे हम थ्योरी भी करेंगे, आपका जो प्रॉपर थ्योरी होगी जो बेसिक आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी थ्योरी प्लस में इसका एमसीक्यूज करेंगे, अराउंड 30 to 50 एमसीक्यूज एक चैप्टर के ऊपर होंगे ना, तो इसके अलावा कुछ बचता ही नहीं है, ठीक है ना। तो आपको पता ही होगा, मैं जब कोई चीज़ पढ़ाता हूँ दैट मीन्स वो कंप्लीटली फिनिश हो जाएगी। और साइंस के लिए मैं आपको एक प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, पनेशिया फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सर्च करना, मिल जाएगा टेलीग्राम पे, जो अपने चैनल का नाम है वही जाके टेलीग्राम पे चिपका देना। प्लेलिस्ट मैं वहाँ पे आपको शेयर कर दूंगा साइंस की, वो वीडियोस जरूर देख लेना, ठीक है। वहाँ पे काफ़ी कुछ कवर्ड है और उससे बाहर नहीं जाएगी चीज़ें, जो कहाँ एक करंट वाला चैप्टर जाएगा वो मैं अलग से कराऊंगा, ठीक है ना। करंट और फिर उसके जो इफेक्ट्स हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट है, ये आपका 10th क्लास में अच्छा खासी दे रखे है और ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो खैर ये चीज़ें हैं। एंड अब समझते हैं यार, अब मैंने आपसे कहा कि भाई ये है अपना डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी के ऊपर आपको एक बेसिक सी बात तो आती होगी कि भाई ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो सबसे पहली डेफिनेशन यही है इसकी बेसिक सी, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। अच्छा, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं ना, वो जो आपको कुछ डिफिकल्ट टर्म आएगा वो मैं हिंदी में भी बता दूंगा। बाकी ये ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, तो आई डोंट थिंक इसे भी हिंदी में बताने की ज़रूरत है। तो ये आप एक बार इसको लिख लेना या फिर अपने माइंड में याद रख लो, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। किसने बोला था इस डेफिनेशन को? तो अब्राहम लिंकन ने। क्लियर है किसने बोला था? अब्राहम लिंकन ने जो है इस डेफिनेशन को दिया था डेमोक्रेसी की। और ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे हैं, कौन से ईयर से कौन से ईयर तक? 1861 से 65 तक। बाकी ये इतना ईयर इंपॉर्टेंट है नहीं, बस एक बार देख लो। देखो कुछ चीज़ें क्या होती है ना, जब मैं आपको बोलूंगा ना कि ये बस एक बार देख लो, तो बस उसे देख के छोड़ देना है, ठीक है। वो आपके बस माइंड में एक जगह जाके बैठ जाएगा, उसका इतना कुछ यूज़ होगा नहीं। नाउ डेमोक्रेसी जो है, वो डेमोक्रेसी वर्ड आया कहाँ से? सबसे पहले आपकी कहानी यहीं से शुरू होगी। तो डेमोक्रेसी आपका ओरिजिनेट हुआ है एक ग्रीक वर्ड से, ठीक है ना। ग्रीक वर्ड होता है आपका क्या? डेमोक्रेशिया, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? डेमोक्रेशिया बोलते हैं। नाउ डेमोक्रेशिया में ना दो वर्ड, ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। एक तो आपका हो गया डेमो, यानी कि ये बेसिकली होता है डेमोस, ठीक है। और दूसरा जो वर्ड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा वो है क्रेशिया। अब इन दोनों का मतलब क्या होता है? डेमोस, ये क्या है? ग्रीक वर्ड है। याद रखना, अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि डेमोक्रेसी आपका किस लैंग्वेज से निकल के आया है, तो ग्रीक लैंग्वेज से आया है। प्रॉपर वर्ड था डेमोक्रेशिया, जो कि दो वर्ड से मिलके बना है, डेमोस और क्रेशिया। नाउ डेमोस का मतलब क्या होता है? डेमोस होता है पीपल, ठीक है ना। क्या होता है? पीपल। पीपल यानी कि जो आम लोग होते हैं, आम जनता होती है, ठीक है। देन क्रेशिया का मतलब होता है रूल, यानी कि बेसिक जो आपको एक चीज पता चली, डेमोक्रेसी के नाम का ही मतलब है पीपल्स रूल, यानी कि जो आम आदमी है, लोगों का यहाँ पे राज होगा। हम यहाँ पे मोनार्की की बात नहीं करेंगे, यानी कि जो राजा रानी राज करते हैं ना, मोनार्की, मोनार्की को बोलते हैं राजतंत्र, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? राजतंत्र बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे राजा रानी का राज नहीं होगा, यहाँ पे बेसिकली जो लोग हैं उनका शासन चलेगा। बेसिक सी बात है इतनी। देखो आपको स्टार्टिंग में लग सकता है कि बहुत सारी छोटी छोटी बातें बता रहे हो, बट कोई बात नहीं, अभी हम बिल्कुल ये एमसीक्यूज भी सारे के सारे चीज़ें करेंगे। तो वेट अ सेकेंड, देखो यहाँ पे अब तो यार, अब मैंने कहा कि यहाँ पे अगर डेमोक्रेसी का मतलब होता है पीपल्स रूल, तो क्या सारे के सारे लोग मिलके यहाँ पे रूल करने लग जाएंगे? क्या ऐसा होता है कि हर कोई इंसान यहाँ पे उठा और उसने रूल करना शुरू कर दिया, शासन करना शुरू कर दिया? तो ऐसा भी नहीं होता है। तो बेसिक सी मुझे एक डेफिनेशन तो दो यहाँ पे। तो मैंने कहा यार चलो ठीक है, बेसिकली अब डेमोक्रेसी क्या है ना, कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये क्या है? गवर्नमेंट का फॉर्म होती है, जिसमें क्या होता है? इन विच जिसमें क्या होता है कि आपके जो रूलर्स हैं, यानी कि जो राज करने वाले, यानी कि बेसिकली जो ऑफिशियल्स हैं या फिर आपका जो शासन करने वाले लोग हैं, वो इलेक्ट करते हैं पीपल। तो आर इलेक्टेड बाय पीपल। मैंने कहा यार ठीक है, तुम यहाँ पे कहानी में थोड़ा आगे तो बढ़ रहे हो, अब पूरी बातों को ना मेरी ध्यान से सुनना है आपको। जितनी चीजें बता रहा हूँ ना, माइंड में बैठाते जाना अभी के अभी, क्योंकि क्वेश्चंस आपके फ्रेम लैंग्वेज से भी होंगे, फैक्ट से भी होंगे, ठीक है। तो आर इलेक्टेड बाय पीपल। तो मैंने क्या बोला कि चलो यार तुम्हारी बात अब ठीक लग रही है कि कुछ सारे के सारे लोगों ने क्या किया कि कुछ लोगों को यहाँ पे इलेक्ट कर दिया या फिर कुछ लोगों को शासन करने के लिए बैठा दिया कि भाई तुम अपनी गवर्नमेंट बना लो और फिर अपना यहाँ पे शासन करो। यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो बात चलेगी वो लोगों की चलेगी और फिर इस तरीके से हमारी डेमोक्रेसी बन जाएगी। फिर अगला बंदा खड़ा होकर बोला, अरे सर आपने कहा था कि यार डेमोक्रेसी हमें डिफ्रेंशिएट करना है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बीच में और एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बीच में। ऐसे तो सर यहाँ पे
सारी की सारी गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक हो गई ना, क्योंकि हर किसी को यहाँ पे लोगों ने ही इलेक्ट किया हुआ है। अगर हम यहाँ पे राजशाही को छोड़ दें, राजतंत्र को छोड़ दें, तो आप अगर यहाँ पे देखोगे जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, और जो ये एग्जांपल्स दे रहा हूँ ना, यही आपके फैक्ट दिए गए हैं एनसीईआरटीज में, और ये सीधे के सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब बात क्या हो रही है यहाँ पे, अपना पाकिस्तान की बात करते हैं, ठीक है ना। हमारा जो पाकिस्तान है, ठीक है, अब हमारे ही है एक्चुअली, अभी अलग हो गया बट था तो हमारे ही। तो पाकिस्तान में क्या हुआ कि अक्टूबर 1999 की बात है, अक्टूबर 1999, ठीक है ना, याद है ना, 1999 कारगिल का युद्ध हुआ था, सबको पता होगा। तो हमने बढ़िया उनको धूल भी चटाई। खैर 1999 में क्या होता है कि वहां का जो जनरल परवेज मुशर्रफ होता है, ठीक है ना, क्या होता है भाई वहां का मुशर्रफ। तो इस परवेज मुशर्रफ ने क्या किया, ये एक जनरल हुआ करता था पाकिस्तान की आर्मी में, ठीक है। तो अभी अब ये पाकिस्तान वाले इसी चक्कर में कि हमें कश्मीर चाहिए, कश्मीर चाहिए, अपना संभाला नहीं गया, मुशर्रफ को सारी की सारी पावर दे दी, और इसने क्या किया कि अपना अंदर ही इसने जो गवर्नमेंट थी उसका ही तख्ता पलट कर दिया। तो इसने क्या किया, बेसिकली एक मिलिट्री कूप कर दिया, ठीक है ना। क्या किया इसने, एक मिलिट्री कूप कर दिया, जिसे अगर हम हिंदी में बोलें तो सैन्य विद्रोह कर दिया, ठीक है ना। हिंदी में समझते हैं ना सारे बच्चे, सैन्य विद्रोह बोलते हैं इसको, सैन्य विद्रोह। अच्छा, थोड़ी सी राइटिंग मेरी गंदी, काफी गंदी लग रही है, बट किसी ने बोला राइटिंग गंदी लग रही है तो उसको वहीं आगे उल्टा लटका दूंगा, ये बात समझ में। राइटिंग मेरी अच्छी है, ये सैन्य विद्रोह लिखा हुआ है, मेरे शब्दों पे ध्यान देना। नाउ इसने मिलिट्री कूप यहाँ पे लॉन्च किया अक्टूबर 1999 में। क्या किया इसने कि जो पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हुआ करती थी, डेमोक्रेटिक बोलने का मतलब क्या है, जिसको लोगों ने इलेक्ट किया हुआ था, तो इसने क्या किया भाई, उसका तख्ता पलट कर दिया और अपने आप को इसने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ कंट्री घोषित कर दिया। अच्छा ध्यान देना, मैं आपसे क्या क्या वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक तो मैंने आपसे बोला क्वेश्चन ये बनेगा कि भाई परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान में मिलिट्री कूप यानी कि सैन्य विद्रोह कब लॉन्च किया, तो अक्टूबर 1999 में। देन इसने अपने आप को क्या डिक्लेयर कर दिया था, तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, ठीक है ना। यानी कि अपने आप को इसने कहा कि भाई अब इस कंट्री का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है मैं ही हूं, है ना। तो अब बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, 1999 से हम आगे चल के आते हैं 3 साल बाद, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, आपका ईयर 2002 में, 2002 में इसने क्या कहा कि देखो बेसिकली 1999 में इसने अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव, और उसके बाद में इसने ही अपने आप को प्रेसिडेंट यहाँ घोषित कर दिया में। अच्छा क्वेश्चन ये याद रखना, ये चीज, पहले इसने अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ कंट्री बनाया, फिर ये इसने अपने आप को प्रेसिडेंट की डेजिग्नेशन दे दी, और फिर 2002 में इसने अपने आप को एक्सटेंशन भी करा लिया, यानी कि प्रेसिडेंट की जो इसकी पोजीशन थी उसका टाइम पीरियड एक्सटेंड करा लिया। अब इसने किया क्या 2002 में, एक तो पहला अपने आप को, अच्छा एक्सटेंशन कितने ईयर्स का दिया, तो 5 ईयर्स का अपना एक्सटेंशन इसने खुद से ले लिया। अब इसने दूसरा काम क्या किया यहाँ पे कि कॉन्स्टिट्यूशन को इसने अमेंड करा पाकिस्तान के। क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करा, और इसने क्या कर दिया कि वहां की जो नेशनल असेंबली हुआ करती थी, वेट अ सेकंड, एक सेकंड रुको यार, ये हाँ, तो देखो यहाँ पे आपका जो नेशनल असेंबली हुआ करती थी, आपका ये पेन भी तो थोड़ा सा देखो, नेशनल असेंबली हुआ करती थी और आपकी जो प्रोविंशियल असेंबली हुआ करती थी। अच्छा जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो इसको विधानसभा, ये आपका नेशनल विधानसभा बोलते हैं इसको, और ये आपकी प्रांतीय विधानसभा होती है। क्या किया इसने, जो विधानसभा होती थी उनको यहाँ पे बेसिकली नष्ट कर दिया, यानी कि इनकी एक तरीके से इनको बोला कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो इनको क्या कर सकता है, डिसमिस कर सकता है। और जो आपका आपका यहाँ पे क्या होती थी, सिविल कैबिनेट, ठीक है ना। तो जो सिविल कैबिनेट हुआ करती थी उसमें इसने क्या कहा कि ये पूरा अंडर द ऑब्जर्वेशन रहेगी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के। तो अब ये क्या था, आर्मी में जनरल तो था, तो पूरी की पूरी जो आर्मी का कंट्रोल था वो इसके हाथ में था। अब ये अपने आप में प्रेसिडेंट बन गया 2002 में, और इसने कहा कि असेंबली वगैरह को प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो डिसमिस कर सकता है। इवन जो कैबिनेट होती है, जो सिविल कैबिनेट होती है ना, सिविल मंत्रियों की कैबिनेट होती है, वो भी, उसके ऊपर भी जो कंट्रोल रहेगा वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का कंट्रोल रहेगा। तो बेसिकली अब बच्चा जो मेरे सामने बैठा हुआ था उसने कहा कि सर आप कह रहे हो कि डेमोक्रेसी जो है वो यहाँ पे क्या है, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो जिसके रूलर्स को पीपल इलेक्ट कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ भाई यही बात है। तो वो बोला कि सर यहाँ पे अब जो इलेक्शंस हुए होंगे, यानी कि गवर्नमेंट तो है, अगर यहाँ पे नेशनल असेंबली है यानी कि गवर्नमेंट बन के आ रही है, यहाँ पे कैबिनेट भी है यानी कि लोग चुनकर के अपने जो नेता वगैरह हैं वो भेज रहे हैं, लेकिन फाइनली जो रूल बनाया जा रहा है, सारी की सारी पावर तो यहाँ पे उस परवेज मुशर्रफ के पास में थी जो कि सारे के सारे रूल बना रहा था। तो ये डेमोक्रेसी कैसे हो जाएगी,
जाएगी। मैंने कहा नहीं यार बिल्कुल नहीं है डेमोक्रेसी ये तो बोला सर यहाँ पे अब इसका कुछ करो सर, क्या करें। मैंने कहा ठीक है, तो यहाँ से ना हमें डेमोक्रेसी के बारे में एक फीचर पता चलती है। क्या मिला हमें यहाँ में, डेमोक्रेसी की एक फीचर पता चली कि डेमोक्रेसी वही है जब आपका कोई भी कंट्री का फाइनल डिसीजन, थोड़ा सा नीचे आते हैं हम, देखो इसके ऊपर भी बात करेंगे। नाउ मैंने क्या कहा, किसी भी कंट्री में जब फाइनल डिसीजन किसको लेना हो, फाइनल डिसीजन वो गवर्नमेंट ले, ठीक है ना, फाइनल डिसीजन वो गवर्नमेंट ले जो कि लोगों के द्वारा इलेक्ट होकर के आई है। बात की गहराई को आप समझ पा रहे हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट आपकी पीपल के द्वारा इलेक्ट होकर के आई है, इलेक्टेड बाय पीपल, पीपल, जो लोगों ने जिसको चुन करके भेजा है, जिस गवर्नमेंट को, फाइनल डिसीजंस लेने की पावर भी उसी गवर्नमेंट के पास में हो। ऐसा ना हो कि भैया गवर्नमेंट तो अपनी साइड में बैठा दिया आपने, जैसा पाकिस्तान में ये हुआ। मैंने आपको इतनी सारी कहानी बताई ऊपर, इसके फैक्ट तो याद रखने ही रखने हैं। इसके अलावा ये चीज भी ध्यान देनी है कि भैया पाकिस्तान में ऐसा सीन चल रहा था, पावर कुछ थी नहीं यहाँ पे, असेंबली, नेशनल असेंबली के पास नहीं थी, प्रोविंशियल असेंबली के पास नहीं थी भैया, विधानसभा के पास पावर नहीं है, कैबिनेट पूरा आपकी आर्मी के उसमें चल रहा है, ये जो आर्मी कह रही है वही करोगे, तो पावर ही नहीं बची ना उनके पास, तो क्या फायदा सी गवर्नमेंट का, तो ये तो डेमोक्रेसी नहीं है। मैंने कहा ठीक है, अब ये आप एक फीचर ऐड कर लो कि भैया डेमोक्रेसी में फाइनल डिसीजन भी वही लेगा जो लोगों के द्वारा इलेक्ट होकर के आया है, उसी के पास कोई भी फाइनल डिसीजन लेने की पावर होनी चाहिए। इतनी सी बात समझ में आती है क्या? फटाफट से बोलो हाँ। बड़े ही हमें आसानी से इन चीजों को ना रिलेट करते हुए देखना है, कुछ रटने की जरूरत ही नहीं है इसमें। फैक्ट भी आपको याद हो ही गए होंगे, 1999 में अक्टूबर में उसने परवेज मुशर्रफ ने वहां पे तख्ता पलट किया, सैन्य विद्रोह किया, 2002 में उसने अपने आप को एक्सटेंड करा लिया एज अ प्रेसिडेंट, और फिर यहाँ पे उसने सारी की सारी नेशनल असेंबली को भंग करने की, यहाँ पे उसने कह दिया कि अमेंड कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन को, और बोला कि यहाँ पे विधानसभा वगैरह को प्रेसिडेंट यहाँ पे भंग कर सकता है, और फिर अपना जो भी आपकी सिविल कैबिनेट थी उसमें आपका पूरा का पूरा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का एक दबदबा बन गया। कहानी समझ में आ गई क्यों मैंने आपको इतना कुछ समझाया ना। दूसरे यहाँ पे कंडीशन की बात करते हैं। अब मेरे सामने ये जो दूसरा बच्चा बैठा हुआ है, ये उठ के बोला कि सर ठीक है, एक फीचर तो समझ में आती है, आपने सर एक पड़ोसी की बात तो कर ली हमारे, लेकिन दूसरे पड़ोसी को छोड़ दिया। मैं आपको सर एक कंडीशन बताता हूँ। अब ये जो अगला बच्चा है ना बैठ के, ये मेरे को कंडीशन बता रहा है कि सर ये जो चाइना है ना, चाइना में क्या होता है कि हर 5 साल में इलेक्शन तो होते हैं। मैंने कहा ठीक है, बढ़िया बात है, इलेक्शन होते हैं यानी कि डेमोक्रेसी होगी वहां पे। बोला अरे सर बात तो सुनो पूरी, 5 साल में इलेक्शन तो होते हैं, और चाइना की जो पार्लियामेंट है, चाइना की जो पार्लियामेंट है ना, उसको पता है क्या बोला जाता है? ये भी नोट कर लो चलो अच्छे से, ये आपका दिया हुआ है फैक्ट, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम्स में। क्या बोलते हैं इसको? क्वांगुओ, क्वांगुओ, इसको तो नोट डाउन कर लो फटाफट से। क्या बोलते हैं? क्वांगुओ रैनमिन, रैनमिन। देन आपका होता है डाई बियायो, ठीक है ना, डाई बियायो। अब जो भी हो इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन मुझे ऐसे ही आ रहा है, ठीक है, डाई बियाओ डहुई, ठीक है ना, डहुई, इसको बोलते हैं पार्लियामेंट वहां की। बेसिकली ये क्या है? नेशनल पीपल्स कांग्रेस, ठीक है ना, ये चाइनीज में होता है, और इसका बेसिक मतलब जो होता है अगर हम इंग्लिश में बात करें तो नेशनल पीपल्स कांग्रेस। तो ये है वहां की चाइना की पार्लियामेंट। अच्छा, पार्लियामेंट समझते हो ना? पार्लियामेंट को हिंदी में बोलते हैं संसद। क्या होता है? ये संसद होती है। तो जैसे अपना इंडिया में संसद बोलते हैं ना, तो यहाँ पे पार्लियामेंट को चाइनीज में बोलते हैं क्वांगो रैनमिन डाइबियो डहुई, ठीक है। ये आपका डहुई लिखा हुआ है, DAHUI, और ये रैनमिन लिखा हुआ है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल पीपल्स कांग्रेस। ये क्वेश्चन आपका अगर आया तो याद रखना दोनों ही नाम, ये इंग्लिश में है, ये चाइनीज में लिखा हुआ है। तो मैंने कहा यार तुम इतनी बड़ी कहानी बता रहे हो, दूसरे बच्चे से मैंने कहा अब कहना क्या चाह रहे हो? बोला अरे सर पूरी बात तो सुनो, यहाँ पे ये जो पार्लियामेंट है, संसद है ना, इसमें टोटल 3000 मेंबर इलेक्ट होके आते हैं पूरी चाइना से। मैंने कहा ठीक है, लिख लो भैया आप लोग भी ये वाला पॉइंट कि ये जो आपका नेशनल पीपल्स कांग्रेस है ना चाइना की, इसमें कितने मेंबर आते हैं? 3000 मेंबर हर जगह से निकल के आते हैं। मैंने कहा ठीक है, आपकी इस तरीके की एक संसद है, इसमें 3000 लोग मेंबर बैठे हुए हैं। बोला सर अब ये जो 3000 मेंबर्स है ना, ये एक प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं वहां के। मैंने कहा ठीक है, बढ़िया बात है, सारा कुछ डेमोक्रेटिक ही तो लग रहा है कि लोग चुन के यहाँ पे 3000 लोगों को बैठा देते हैं पार्लियामेंट के अंदर, और वो चुने चुनाए लोगों के लोग प्रेसिडेंट को चुन लेते हैं। वो बोला अरे सर बैक स्टोरी तो सुनो, अभी है क्या, ये जो 3000 मेंबर है ना, ये सारे के सारे को यहाँ पे मंजूरी मिलनी चाहिए, ठीक है ना, यानी कि इनको अलाउ किया जाता है किसके द्वारा? सिर्फ एक ही पार्टी है जो है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है ना, चाइनीज
वेट अ सेकेंड यार, ये पेन को पता नहीं क्या हो जाता है। तो कलर ही चेंज कर लेते हैं इसका एक बार। देखो, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी। मैंने कहा अरे मतलब एक ही पार्टी के हैं क्या ये सारे के सारे लोग? बोला अरे सर होता क्या है ना कि ये जो भी मेंबर यहाँ पे इलेक्शन के लिए खड़ा होना चाहेगा उसको इस पार्टी से, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से परमिशन लेनी ही होगी, क्योंकि वहां पे और कोई पार्टी नहीं है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, इसके अलावा 8 छोटी छोटी पार्टी हैं, वो सारी की सारी मर्ज हैं इसी पार्टी में, सीसीपी में। मैंने कहा अरे भाई ये तो बहुत बड़ा खेल चल रहा है यार, सीसीपी में ही सारी की सारी पार्टीज मर्ज हैं। यानी कि जब एक ही पार्टी के ये जो 3000 लोग हैं ये कहाँ से आए? सीपीआई के ही हैं सारे के सारे लोग, सॉरी सीसीपी के हैं सारे के सारे लोग। तो भैया ये जो प्रेसिडेंट आगे निकल के बनता है वो भी किसका होता है? सीसीपी का होता है, यानी कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का। अब भाई लोगों के सामने जब वो लोग वोट करने जा रहे हैं, वो सारे के ये कैंडिडेट भी आपका सीसीपी का है, ये कैंडिडेट भी सीसीपी का है, चाहे इसको वोट दे दो चाहे इसका दे दो, आके रिजल्ट तो सेम ही मिलना है। तो सेम ही गवर्नमेंट बनती जा रही है। तो क्या ये डेमोक्रेटिक ये आपका यहाँ पे डेमोक्रेसी है? मैंने कहा नहीं यार, ये तो बिल्कुल डेमोक्रेसी नहीं है। मैं आगे अपनी बात पूरी करने जा ही रहा था ना कि यार एक बच्चा और फिर खड़ा हो गया। मैंने कहा अरे भैया अब इसको क्या प्रॉब्लम है? वो बोला अरे सर ये तो कुछ नहीं, एक और सिनारियो सुनो। तीसरा बच्चा बोलता है कि सर मैक्सिको में पता क्या हुआ? मैंने कहा अरे भाई बताओ क्या हुआ? बोला मैक्सिको में सर 1930 से लेके 2000 ईयर तक क्या हुआ है ना, ये पूरे के पूरे 70 साल एक ही पार्टी यहाँ पे राज करती रही। मैंने कहा अरे कौन सी पार्टी, क्या हो गया ऐसा? इलेक्शन वगैरह नहीं होते हैं क्या वहां पे? तो बोला अरे नहीं सर, मैक्सिको में इलेक्शन तो हर 6 साल होते हैं, यानी कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है ना मैक्सिको में, वो हर 6 ईयर्स में होता है। लिख लेना, यही बात मैंने ऊपर बताई थी। चाइना में प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है 5 साल में, हर 5 ईयर में। नोट डाउन करते जाना, ये कहानी लग रही होगी, सारे के सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। नहीं अगर करके आए ना तो वहीं आगे उल्टा लटकाऊंगा। देखो, प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है हर 6 साल में। मैंने कहा ठीक है यार, तो बढ़िया है अब, लेकिन ये 70 साल कैसे चल गई पार्टी? वो उस पार्टी का एक बार जरा मुझे नाम तो बताओ क्या होता है? तो बोला सर पार्टी का नाम है पीआरआई। ठीक है, पीआरआई का फुल फॉर्म की अगर बात करें तो इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूशनल इंस्टी अरे यार वेट अ सेकेंड, तो इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। ठीक है, तो याद रखना मैक्सिको में ये बेसिकली आपका जो एक्चुअल डेटा है ना वो 71 ईयर्स का है, लेकिन एनसीईआरटी में 70 ईयर दे रखा है, 1930 से 2000। वैसे ये पार्टी ने रूल किया है 1929 से 2000 तक। ठीक है, तो कुछ भी अगर एग्जाम में पूछ ले तो वैसा करके आ जाना। नाउ मैक्सिको में जब उस बच्चे ने कहा ना कि यार पीआरआई ने यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली 71 ईयर्स तक अपना यहाँ पे रूल किया, तो मैंने कहा कि यार इलेक्शंस नहीं होते थे क्या? वो बोला कि अरे सर पूरा इलेक्शन होते थे वहां पे। मैंने कहा फिर सीन क्या हुआ? बोला अरे सर इलेक्शन तो होते थे, लेकिन यहाँ पे क्या करते थे ना कि अपोजिशन पार्टी के लोगों को कहीं मरवा देते थे, या फिर जो भी जितने भी वहां पे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हुआ करते थे उनके ऊपर पूरा रिस्ट्रिक्शन था कि उनको पार्टी मेंबर बन के ही रहना है। और मीडिया पूरी यहाँ पे बिकी हुई थी। देन पोलिंग बूथ को शिफ्ट कर देते थे एंड टाइम पे, पोलिंग बूथ में गलत वोट डलवा दिए। तो इस तरीके से जो है गलत मीन्स के थ्रू ये लोग हमेशा हर बार सरकार में रहे। मैंने कहा ये तो बड़ा गलत हुआ। बोला कि सर लेकिन देखो यहाँ पे इलेक्शन तो हो रहे हैं, आपका अपोजिशन पार्टी का भी अगला बंदा बैठा हुआ है, लेकिन अगर आप एक्चुअल कंडीशन को देखो तो भैया डेमोक्रेसी तो ये है नहीं। मैंने कहा यार बिल्कुल नहीं है डेमोक्रेसी, तो बिल्कुल एक भी तरीके से नहीं है। तो बोला बताओ सर क्या करोगे? पहले वाले में तो आपने एक फीचर ऐड करवा दिया कि वहां पे जो एक्चुअल वहां पे पावर होनी चाहिए वो उन लोगों के पास होनी चाहिए जो लोग चुन के भेज रहे हैं। यहाँ पे तो ये लोग इलेक्शन करवा रहे हैं, अपोजिशन वाला भी बैठा हुआ है, लोग ही चुन के भेज रहे हैं, पावर तो डिसीजन भी ये लोग ले रहे हैं। मैंने कहा अरे नहीं भाई, एक और फीचर ऐड करो फिर डेमोक्रेसी की। यहाँ पे क्या फीचर ऐड करोगे? चलो लिखो अब उसे। समझ में आ रहा है ना ये यार डेमोक्रेसी में इतने फीचर्स क्यों हैं, क्यों हमें पढ़ना पड़ रहा है कि यार डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेसी में अंतर क्या है? बात की गहराई तक पहुंच पा रहे हो क्या? अब क्लैरिफाई हो रहा है क्या? माइंड में कुछ घुस रहा है दिमाग में? हाँ देखो अब, तो भाई देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी मस्ट बी, क्या होना चाहिए आपका जो डेमोक्रेसी है ना, मस्ट बी बेस्ड ऑन a free and fair election, on a free एंड फेयर इलेक्शन। यानी कि जो डेमोक्रेसी है ना वो एक फ्री और फेयर, यानी कि आपका एक तरीके से किसी भी मतलब उसमें कोई भी ऐसी बंदिश नहीं होनी चाहिए किसी पार्टी को वोट करना या ये वो, बिल्कुल एक तरीके से फेयर इलेक्शन होना चाहिए। वेयर, अब ध्यान देना ये अगली लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेयर दोज करंटली इन पावर
इन पावर, यानी कि जो लोग अभी उसमें सत्ता में होते हैं, यानी कि जो अभी बेसिकली पावर में है, हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग, हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। आपने देखा होगा कि इलेक्शन जब भी हमारे इंडिया में होते हैं ना, तो एक आचार संहिता लागू हो जाती है। उस आचार संहिता को लागू क्यों किया जाता है? ताकि जो लोग यहाँ पे पावर में है ना, जो रूलिंग पार्टी है, उसके पास भी हारने का एक इक्वल मौका हो, कहीं वो लोगों को डाइवर्ट ना कर दे, ठीक है ना। तो इसलिए आचार संहिता इलेक्शन से पहले लगाई जाती है। अब समझ में आ रहा है क्या? मैंने कहा दूसरी फीचर अब मैंने ये लगा दी कि भाई इलेक्शन जो है फ्री और फेयर होना चाहिए, और जो लोग पावर में हैं उनके पास में हारने का पूरा इक्वल मौका होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ एडवांटेज लेके जाएं कि भैया अभी पावर में थे, अब उनके पास एडवांटेज है कि वो हारेंगे नहीं, ठीक है। तो ये चीज है डेमोक्रेसी की। मैंने दो फीचर अभी आपको समझाई, अब यही दो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। आई होप माइंड में आई होंगी, कई सारे फैक्ट भी आपको याद हो गए होंगे। अब आप इस पिक्चर को देखो, ये जो पिक्चर आप देख रहे हो ना, ये बंदा क्या बोल रहा है, ये देखो, ये है सीरिया। सीरिया के अंदर अगर आपको जाना है तो डेमोक्रेसी गई भाई कि चलो सीरिया घूम के आते हैं। अब सीरिया वाले क्या बोल रहे हैं कि नो एंट्री बिफोर यू फिल दैट फॉर्म एंड बिकम अ मेंबर इन अल बाथ पार्टी। समझ रहे हो इसका मतलब क्या है? ये क्वेश्चन एग्जाम में सीधा टपकेगा। देखो क्या है इसका मतलब, कि सीरिया में ना क्या होता है कि एक पार्टी है अल बाथ नाम की पार्टी। तो वहां पे क्या है कि ये रूल है कि अल बाथ के अलावा दूसरी कोई पार्टी बनी नहीं सकती। अगर आपको वहां पे रहना है तो अल बाथ पार्टी का मेंबर बन के ही रहना पड़ेगा, दूसरी कोई पार्टी वहां पे नहीं बनेगी। ये वहां का रूल है। तो भैया आप कहाँ से डेमोक्रेसी वहां पे रह पाएगी? तो ये चीज है, ठीक है। तो बस आप इस फिगर से भी इस चीज को याद रख सकते हो, लेकिन नाम याद रखना पार्टी का क्या है, अल बाथ पार्टी, ठीक है। क्या है? अल बाथ पार्टी। अब तो खैर काफी चीजें इसमें चेंज हो गई हैं, लेकिन खैर ये चीजें हैं। अब आपको यहां तक चीजें क्लैरिफाइड हैं, सारी की सारी बातें समझ में आती हैं क्या? फटाफट से हाँ बोलते जाओ। अब भाई मेरे एक चौथा बच्चा खड़ा हुआ। भाई मेरी क्लास में जो होते हैं ना, सारे के सारे डाउट लेके आते हैं बंदे, ठीक है। तो मैंने कहा बताओ तुम्हारी क्या समस्या है? वो बोला कि सर आप बार बार ये कह रहे हो कि इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ, फेयर इलेक्शन कराओ, फ्री इलेक्शन कराओ, लेकिन क्या हो कि इलेक्शन में सारे लोग पार्टिसिपेट ही ना कर पाए। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? बोला कि अरे सर आपको पता है 2015 तक जो सऊदी अरेबिया है ना, 2015 तक सऊदी अरेबिया में ना वो जो वुमन है, वुमन को वोट करने की यहाँ पे आज़ादी ही नहीं थी। तो आप बताओ सर फेयर इलेक्शन कहाँ से हो जाता वो, जब देश के सारे लोग ही पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, जो एडल्ट लोग हैं, जो यहाँ पे ग्रोन अप लोग हैं, तो काहे की वहाँ पे आपका डेमोक्रेसी बनेगी? मैंने कहा यार सही बात है तुम्हारी तो, कि जब तक वुमेन्स या यानी कि जो सारे के सारे लोग हैं कंट्री के, एडल्ट लोग हैं, वही पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं इलेक्शन में, तो वो फेयर इलेक्शन हो ही नहीं सकता है, ठीक है। फिर दूसरा बंदा खड़ा हुआ, वो बोला कि अरे सर आपको पता है क्या कि जो फीजी है ना, इसी तरीके से जो फीजी है, फीजी में जो इलेक्टोरल सिस्टम है, जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो ऐसा है कि जो फीजी के लोग हैं उनका वोट की जो पावर होगी वो तो ज्यादा होगी, लेकिन वहां पे जो और लोग हैं, यानी कि वहां पे जो इंडियन फीजी रहते हैं, वहां पे जो इंडियन फीजी रहते हैं, यानी कि इनकी क्या है, रेस अलग है ना, इनकी रेस अलग है। तो इन लोगों का जो वोट की शक्ति होती है, इन लोगों के वोट को जो काउंट किया जाता है ना, वो बहुत कम काउंट किया जाता है। अब ये वोट तो दे रहे हैं। मैंने कहा अरे भाई ये भी होता है क्या कि आपके दो लोग यहाँ पे सपोज करो फीजी वाला बंदा यहाँ पे वोट देने गया तो उसके वोट की पावर है 5, और ये इंडियन फीजी यहाँ पे वोट देने गया तो उसके वोट को गिना जाएगा 1, है ना। तो ये भी यहाँ पे फेयर नहीं हुआ। मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ है, तो इसका भी सॉल्यूशन अब करना पड़ेगा अगर हमें डेमोक्रेसी की बात करनी है तो। अब इतने में एक और बंदा खड़ा होता है, वो बोलता है कि सर एक और कंट्री है एस्टोनेशिया, एस्टोनिया, ठीक है ना, क्या नाम है, एस्टोनिया। यहाँ पे रशिया के लोग बहुत कम हैं, और ये जो कम माइनॉरिटीज वाले लोग हैं ना, इनको तो वोट करने का राइट ही नहीं दिया गया है। जैसे कि हमारे कंट्री में इंडिया की बात करें तो सबको राइट टू वोट है, जो भी अपना 18 से ऊपर वाले हैं, लेकिन एस्टोनिया में तो जो रशियन लोग रहते हैं उनको तो राइट टू वोट ही नहीं है। मैंने कहा यार ये तो बड़ा यहाँ पे गंदा सिनारियो चल रहा है। तीनों देशों के बारे में याद रखना आप लोग, आई बात समझ में? सऊदी अरेबिया में कौन से ईयर तक, 2015 तक वुमेन को वोट करने की आज़ादी नहीं थी। फीजी में इंडियन फीजी के वोट की वैल्यू कम होती है। एस्टोनिया में रशियन लोगों को वोट करने का राइट टू वोट ही नहीं है, ठीक है। तीनों चीजें याद रखना। तो मैंने कहा यार ठीक है, इसके लिए आप एक चीज और ऐड करो यहाँ पे, कि जो डेमोक्रेसी है ना, इसमें क्या होगा आपका कि इन अ डेमोक्रेसी, इन अ डेमोक्रेसी, किसी भी डेमोक्रेसी में क्या होगा कि ईच एडल्ट सिटीजन, हर कोई जो एडल्ट सिटीजन होगा, यानी कि वयस्क नागरिक होगा किसी भी देश का, समझ रहे हो ना, हिंदी तो समझ में आती होगी इतनी, वयस्क नागरिक,
मस्ट हैव क्या होना चाहिए हर एडल्ट सिटीजन के पास में, देखो ध्यान से, मस्ट हैव वन वोट, यानी कि हर सिटीजन के पास में एक वोट होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? सिर्फ एक वोट होना चाहिए, वन वोट। इसके बाद में एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू, यानी कि ऐसा ना हो भाई वन वोट, सबको मैंने वोट का राइट तो दे दिया, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि फीजी वालों की तरह तुम एक वोट की वैल्यू अलग अलग कर दो, कि फीजी वाले हो तो उनकी वैल्यू अलग, नहीं हो फीजी वाले तो उनकी वैल्यू अलग, इंडियन फीजी हो तो उसकी वैल्यू अलग। तो वन वोट वन वैल्यू, यानी कि मैंने यहाँ पे ना बहुत बड़ी बात कर दी कि भैया वन पर्सन यानी कि एक पर्सन है तो उसके पास में एक वोट होना चाहिए और उस एक वोट की वन वैल्यू होनी चाहिए, और इसी को बोला जाता है बच्चों यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो इस चीज को आप लोग अब से याद रखोगे ना कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज किसको बोलते हैं भाई? एक बंदा, उसके पास एक वोट, उसकी एक वैल्यू। ना तो यहाँ पे आपका डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए कि भाई मैन और वुमेन का है, ना आपका डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए रेस के बेसिस पे, ना रिलीजन के बेसिस पे, ना माइनॉरिटी मेजोरिटी के बेसिस पे। अगर एक बंदा है ना वो एडल्ट है तो उसके पास में एक वोट होगा, उसकी एक ही वैल्यू होगी, बी इट अ वुमन, बी इट अ मैन, बी इट अ इंडियन, बी इट अ रशियन, बी इट अ चाइनीज, बी इट एनीवन, है ना? उसका कलर ब्लैक हो व्हाइट हो डजेंट मैटर। अमेरिका में भी ब्लैक वालों को पहले वोट नहीं देना जाता था। ठीक है, तो ये चीज है। नाउ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्लियर। मैंने यहाँ पे आपको डेमोक्रेसी में तीन बातें चिपका के दी हैं, तीनों बातें याद रखना बहुत अच्छे से, घुमा फिरा के कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले, अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी लाइफ में आगे भी। ठीक है, क्योंकि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स आपकी लाइफ के बारे में है, सारी की सारी अपने राइट्स को जानने के ऊपर। ठीक है, चलो खैर। अब यार मैंने बताया मेरी क्लास में तो सारे के सारे डाउट वाले बच्चे बैठे हुए थे, तो एक और अब पांचवा बच्चा खड़ा होता है, वो बोलता है कि सर ठीक है चलो आपने इतनी सारी कहानी निपटा दी, अब मैं सर आपसे एक बात करता हूँ जिम्बाब्वे की। ठीक है ना, मैंने कहा जिम्बाब्वे की, उनकी क्रिकेट टीम तो बड़ी ही अभी काफी वीक चल रही है। बोला अरे सर क्रिकेट की बात नहीं करनी है हमें, पूरी बात तो सुनो आप। मैंने कहा चलो सुनाओ यार। बोला जिम्बाब्वे में ना सर क्या हुआ कि पहले जो सफेद लोग थे, यानी कि जो वाइट लोग थे माइनॉरिटी के, वो लोग यहाँ पे राज किया करते थे। मैंने कहा ठीक है भाई राज करते होंगे। तो बोला सर क्या हुआ कि 1980 में ना जिम्बाब्वे के लोगों ने यहाँ पे आज़ादी ली, यानी कि वाइट लोगों की सुप्रीमेसी को हटाया, और वहाँ पे 1980 से जो जिस पार्टी ने यहाँ पे बेसिकली रिवॉल्यूशन को लीड किया था, उस पार्टी का नाम था जानू पीएफ। ठीक है ना, क्या नाम था? जानू पीएफ। बच्चों याद रखना क्या नाम था पार्टी का? जानू पीएफ। 1980 में ये पार्टी यहाँ पे अपना पावर में आती है, यानी कि सत्ता में आती है, और इस पार्टी के लीडर थे, इस लीडर का नाम भी याद रखना, कई बार क्वेश्चन में आया, पेपर में आया हुआ है, मुगाबे। ठीक है ना, क्या नाम था? मुगाबे। अब ये जो जिम्बाब्वे की जानू पीएफ पार्टी का प्रेसिडेंट था मुगाबे, और यही बाद में 1980 में अब जैसे फ्रीडम मिला तो यही यहाँ पे प्रेसिडेंट बन गया। मैंने कहा ठीक है प्रॉब्लम क्या है? बोला अरे सर सुनो दो कहानी आगे की। 1980 में जब ये प्रेसिडेंट बना, इसने क्या किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उसमें बार बार अमेंड करता रहता था, और इसने धीमे धीमे क्या कर दिया कि जो अकाउंटेबिलिटी रहती है, जो अकाउंटेबिलिटी होती है ना, एक अकाउंटेबिलिटी समझते हो आप लोग? अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि जैसे आज के टाइम पे आप आरटीआई लगा रहे हो, ठीक है ना, आरटीआई का अब आपकी आरटीआई का रिप्लाई देना उनकी क्या है? अकाउंटेबिलिटी है गवर्नमेंट की। आपका अगर आप टैक्स दे रहे हो तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है कि वो बताए आपके टैक्सेस को कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। तो ये क्या होती है, एक डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी होती है, क्योंकि अगर लोगों ने इलेक्ट करके भेजा है तो गवर्नमेंट का भी ये फर्ज बनता है कि वो लोगों को जवाब दे, लोगों के प्रति जवाबदेही को, इसको बेसिकली हिंदी में जवाबदेही बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? जवाबदेही। तो डेमोक्रेसी में जो सरकार बनती है वो जवाबदेह होती है, इसलिए आपकी डेमोक्रेसी सक्सीड हो पाती है। बोला लेकिन सर हुआ क्या कि ये प्रेसिडेंट ने यहाँ पे ये सारे के सारे यहाँ पे अमेंड करके, वो बार बार अमेंड करता रहता था अपनी जो भी उसको अपनी सरलता के अकॉर्डिंग। ठीक है, और अनफेयर ये यहाँ पे प्रैक्टिसेस करता था, यानी कि कहीं अगली पार्टी वाले को मरवा दिया, या फिर इसने इवन यहाँ पे एक तो इसने ये रूल भी निकाल रखा था, ये जो मुगाबे था, कि जो राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट है,
राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट। ये भी यहाँ पे लोगों से मतलब बेसिकली ये था कि आप प्रेसिडेंट की बुराई नहीं कर सकते, उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो। सारे के सारे टीवी रेडियो उसी प्रेसिडेंट के अंडर थे। तो वो बच्चा बोला कि सर क्या ये डेमोक्रेसी है? मैंने कहा यार बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे तो अगर जवाबदेही ही नहीं है, जो अगली सरकार है वो तो हम लोगों ने जो इलेक्ट करके भेजा है अगले बंदे को, क्या फायदा उसका? तो बोला कि सर अब बताओ फिर क्या करें इसका। मैंने कहा कि खैर ये तो ठीक है, लेकिन तुमने पूरी बात नहीं बताई कि 1980 में तो ये बना था, फिर 2017 में इसको यहाँ पे हटा दिया गया एक तरीके से, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा अत्याचार करा। प्रोटेस्ट वगैरह को भी दबा देता था, यानी कि जहाँ भी प्रोटेस्ट होते थे उन सबको उठवा देता था। यानी कोई भी एक आज़ादी नहीं थी, कोई भी लोगों के पास में राइट्स नहीं थे, ये अकाउंटेबल नहीं था। ऐसे ही उल्टा सीधा इलेक्शन करवाता था, जीत जाता था, अपोजिशन को जीतने नहीं देता था, उनको हरास करता रहता था। तो ये सब चीज़ें होती रहती थी। मैंने कहा ठीक है यार। तो बेसिकली इतनी सी बात तो है कि जिम्बाब्वे में 1980 से लेके 2017 तक इसने यहाँ पे रूल किया मुगाबे ने। तो मैंने कहा यार चलो ठीक है, अब तुम एक चीज़ और ऐड करो यहाँ पे। ये तो क्वेश्चंस आ गए अपने। खाली पेज मिलेगा क्या? अरे यार सारा ही भर गया क्या? देखो यहाँ पे लिखते हैं। देखो क्या हुआ कि क्या बोल रहा था मैं, हाँ। अब इसके लिए मैंने कहा कि चलो एक और यहाँ पे फीचर ऐड करते हैं कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है ना, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, रूल्स विद इन लिमिट्स। यानी कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को क्या करना है, अपनी लिमिट के अंदर रह के रूल करना है। सेट बाई, अब इसको सेट कौन करेगा? तो सेट बाई कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ समझते हो ना, संवैधानिक जो आपके लॉज होते हैं, ठीक है। संवैधानिक कानून हिंदी में बोलते हैं इसको। हिंदी वाले बच्चे मेरे शब्दों पे ध्यान देंगे, मैं क्योंकि इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ तो हिंदी में बोल देता हूँ। लॉ एंड सिटीजन राइट्स, ठीक है ना, सिटीजन राइट्स। मैं यार थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। तो समझाने के केस में ना यार बहुत एनर्जी जाती है। आपको भी समझ में आ रहा होगा कि मैं कितने ही बेसिक से समझा रहा हूँ चीज़ों को। खैर यार देखो यहाँ पे तो मैंने क्या कहा कि यार ये बात चिपका लो कि भाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो भी बनेगी ना, वो अपनी लिमिट में रह के रूल करेगी। ऐसा नहीं कि मन में जो आया वो करा। आपके कुछ सामने यहाँ पे कानून होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज होंगे, और आपके कुछ यहाँ पे नागरिकों के राइट्स होंगे। यानी कि राइट टू आपके पास यहाँ पे फ्रीडम होता है, राइट टू रिलीजन होता है, अपने फंडामेंटल राइट्स हैं। सिटीजन्स के पास राइट तो होने चाहिए ना। यानी कि अगर हमारी गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल है, और अगर फॉर द पीपल है और लोगों के ही राइट्स आप हटा लोगे तो काहे की डेमोक्रेसी है भाई? तो मैंने कहा ये सारी चीजें तो आप चिपका लो। तो आपको क्या क्या समझ में आया कि भाई एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की लिमिट के अंदर काम करती है, सिटीजन राइट्स होते हैं उसमें। दूसरी बात मैंने आपको यहाँ पे बताई कि ये इसमें क्या होता है ना कि जो डेमोक्रेसी है वो हाँ ठीक है, ये तो बेसिक डेफिनेशन है। और मैंने आपको इसमें एक चीज चिपकवाई थी, पहला वाला पॉइंट जो आपको लिखाया था कि फाइनल डिसीजन कौन लेगा। फाइनल डिसीजन लेने की पावर उस गवर्नमेंट के पास में होगी जो लोगों ने चुन करके भेजी हुई है, ठीक है। फिर मैंने आपको एक चीज और यहाँ पे, जब ये चाइना का मैक्सिको का हमने यहाँ पे मैटर देखा, तो मैंने कहा कि यार जो डेमोक्रेसी है वो फ्री और फेयर इलेक्शन की होनी चाहिए, जहाँ पे जो आपका पार्टी करंटली पावर में है उसके पास भी हारने का एक मौका हो, ठीक है। तो ये चीज है। फिर मैंने आपको इतने सारे यहाँ पे एग्जांपल्स देके कहानी पूरी की पूरी समझा दी कि डेमोक्रेसी कैसे होती है, क्या क्या एग्जांपल हैं। अब समझ में आपको आ गया होगा कि डेमोक्रेसी किसी भी कंट्री में कैसे पहचाननी है और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किसी भी कंट्री में कैसे पहचाननी है। अरे बोलो, समझ में आता है क्या अंतर अब? हाँ चलो अब कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब मैं जरा आपके सामने से ये सब चीजें हटा देता हूँ। हमने यहाँ पे एक चैप्टर कंप्लीट करा है, व्हाट इज डेमोक्रेसी, है ना। व्हाट इज डेमोक्रेसी हमने ये पूरा का पूरा फिनिश कर लिया। इससे ज्यादा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। सेकंड वाले अपने चैप्टर पे बढ़ते हैं और फिर इसके बाद में इसके एमसीक्यूज को करेंगे। एक बार देखते हैं अगली वाली चीज को, है ना। तो देखो यार, एक्चुअली यार मुझे थोड़ी सी, जो बच्चे मुझसे पहले से पढ़ते रहे हैं उनको पता होगा, मुझे थ्रोट प्रॉब्लम रहती है, ज़्यादा मैं कॉन्टिन्यूसली नहीं बोल पाता हूँ। तो थोड़ा सा अगर आवाज़ इधर उधर हो भी तो उसको मैनेज कर लेना, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वाई डेमोक्रेसी, है ना। हमने बात करी कि डेमोक्रेसी होती क्या है, लेकिन अब एक बच्चा उठ के खड़ा हुआ, बोला कि सर डेमोक्रेसी ही क्यों, हाँ वाई डेमोक्रेसी, और कुछ बताओ, डेमोक्रेसी के अलावा हम मोनार्की को क्यों चूज नहीं कर सकते हैं, हम राजतंत्र को क्यों चूज नहीं कर रहे हैं, या फिर चाइना वाला जो सिस्टम है, चाइना अभी भी जिंदा तो है,
क्यों हम ऐसा नहीं कर रहे हैं? मैंने कहा बैठो बेटा, बताता हूँ आपको। अच्छा ये बेटा बोलने से कोई ऑफेंड तो नहीं होता है ना? कहीं तो कई सारे बच्चे होते हैं कि मुझे बेटा बोल दिया, बेटा बोल दिया। देखो मैं तो मुझे जो बोलना होगा मैं बोलूँगा, समझ में आई बात? ठीक है? तो देखो अब ख़ैर क्या बोल रहा था? व्हाय डेमोक्रेसी। देखो अब क्या होता है, मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। एक फेमाइन आया था, यानी कि भुखमरी का जो भुखमरी जो होती है ना, भुखमरी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फेमीन, भुखमरी। तो एक फेमीन आया आपका, इंडिया में भी आया था, चाइना में भी आया था। ठीक है, इंडिया में भी आया, चाइना में भी आया। ईयर कौन सा था? 1958 के आसपास का टाइम था, और ये 1958 और 96 में आया था। ठीक है, तो हुआ क्या कि जब ये फेमीन आया तो चाइना के बहुत सारे लोग मरे इन कंपैरेटिव टू इंडिया। जब मैं बहुत सारे लोगों की बात कर रहा हूँ, नंबर्स में नहीं है, ये परसेंटेज में है, क्योंकि नंबर्स में चाइना की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, बट जब परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट इक्वली है। तो जो चाइना में लोग थे ना, परसेंटेज ऑफ लोग, वो ज़्यादा मरे इंस्टीड ऑफ इंडिया। इंडिया में मतलब इस सिचुएशन को जल्दी हैंडल कर लिया गया, और बहुत ज़्यादा लोग नहीं यहाँ पे इस प्रॉब्लम को फेस कर पाए। मतलब एक अगर परसेंटेज में कंपैरिजन करें तो इंडिया ने उस प्रॉब्लम को जल्दी टैकल कर लिया। नाउ द रीजन कम्स व्हाई, बिकॉज इंडिया हैड द डेमोक्रेसी। अब आप कहोगे सर डेमोक्रेसी है, इसका क्या लेना देना भाई? भुखमरी चल रही है, फेमीन चल रहा है। अब सुनना बड़े ध्यान से, ठीक है ना? सुनो अब, ये जो चाइना वाले हैं ना, जब इकोनॉमिस्ट वगैरह ने यहाँ पे सर्वे करा तो क्या पाया? धीमे धीमे बोल रहा हूँ यार, अभी मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है बोलने की, लेकिन सोच रहा हूँ कि ये चीज़ खत्म करा दूं। चाइना इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने सर्वे करा तो क्या देखा कि यार चाइना के जो लोग थे ना, वो ये जो ऑफिशियल्स थे वो ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि हमारी कंट्री में फैमीन आया है। वो ये बोल रहे थे कि इतना बड़ा फैमीन तो आया ही नहीं है, और उनको अब अपोज करने के लिए भी कुछ नहीं। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आते हैं। देखो ये है चाइना, ये है इंडिया। इंडिया इज ग्रेट, सो इंडिया बड़े में है। तो देखो अब चाइना, अब ये चाइना ने क्या कहा कि हमारे यहाँ पे कोई फैमीन नहीं हुआ, क्योंकि इनके यहाँ क्या है, एक ही पार्टी का रूल चलता है। कौन सी? सीपीपी। जितने भी 3000 लोग आपके पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, चलो पार्लियामेंट का नाम बताओ, चाइना की पार्लियामेंट का नाम क्या है? ये 3000 लोग बैठे हैं, ये सारे के सारे सीपीपी पार्टी के हैं, इनका प्रेसिडेंट भी इसी पार्टी का है। पार्लियामेंट में ये लोग डिस्कशन करेंगे कभी कि हमारी जो, इन लोगों की जो नीतियां हैं वो खराब हुई हैं या फिर लोग मर रहे हैं? कौन बात करेगा लोगों की? यहाँ पे कोई नहीं, क्योंकि इनको अपोज करने वाला ही कोई नहीं है। इंडिया में क्या हुआ, एक आपका इलेक्शन करके गवर्नमेंट आई है, एक इसके अपोजिशन में 2-3 पार्टी बैठी हुई हैं, ये आपका इलेक्टेड पार्टी है, ये नॉन इलेक्टेड पार्टी है। ठीक है, तो अब ये लोग क्या कर रही हैं, जैसे ही फैमीन आया, लोगों की आवाज यहाँ पे अलग अलग नेताओं के पास पहुंची, तो जो आपकी नॉट इलेक्टेड यानी कि जो अपोजिशन पार्टीज होती है ना, वो तुरंत यहाँ पे बिल्कुल शोरगुल मचाना शुरू कर देती हैं, बिल्कुल बताती हैं कि अरे भाई फैमीन आ रहा है, अपनी पॉलिसीज को बदल दो, लोगों की हेल्प करो। और लोगों की जो आवाज है वो यहाँ पे पार्लियामेंट में गूंजती है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्टेड लोग भी बैठे हुए हैं, तो नॉन इलेक्टेड भी बैठे हैं जो अपोजिशन में है। तो कहीं ना कहीं जब अपोजिशन पार्टी स्ट्रांग होती है ना, तब उस कंट्री में बहुत ही अच्छा काम होता है। क्योंकि जब आप अपोजिशन करोगे तो आप अपने जो भी प्रॉब्लम्स है ना लोगों की, उनकी प्रॉब्लम को पार्लियामेंट में एड्रेस कर पाओगे। जब लोगों की प्रॉब्लम्स डिस्कस होती है ना पार्लियामेंट में, तब वो कंट्री ग्रो करती है। तो यही हुआ उस समय पे। आपका जो अपोजिशन था काफ़ी स्ट्रांग था, उसने फैमाइन वगैरह के बारे में पूरा डिस्कस करा, पॉलिसीज़ वहाँ पे बनाई, गवर्नमेंट को पता चला कि भाई ऐसा ऐसा है। अब यहाँ पे लोगों को कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं, क्या हो रहे हैं। अब गरीब लोग ही मरेंगे, है ना? अब ये जो 3000 लोग बैठे हैं ये तो गरीब नहीं होंगे, ऑब्वियस सी बात है, लगातार कॉन्टिन्यूसली पावर में आते जा रहे हैं। तो भैया लोगों की बात ही नहीं हो रही थी, और एंड ऑफ द टाइम इन्होंने ये बोला कि हमारे यहाँ कोई फैमीन हुआ ही नहीं है, जबकि सालों तक फैमीन चला, लाखों लोग इनके यहाँ मर गए। इंडिया में क्या हुआ कि भाई हमने तुरंत यहाँ पे अपनी पॉलिसीज बनाई, लोगों को अनाज अनाज वगैरह दिया गया, तो यहाँ पे क्या हुआ कि फैमीन को फिर कंट्रोल कर लिया गया टाइम से। इससे क्या पता चलता है, मैंने कहा कि यार इसलिए डेमोक्रेसी चाहिए है। क्यों डेमोक्रेसी चाहिए? इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट क्या होती है, एक ये अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है, जवाबदेह गवर्नमेंट होती है। ठीक है ना, अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है। तो क्वेश्चन में अगर कभी ऐसा कुछ आ जाए कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसी होती है, तो याद रखना अकाउंटेबल होती है। दूसरी बात कि यहाँ पे क्या होता है कि आपको अलग अलग पार्टीज डिस्कशन कर रही हैं। आपकी जो अपोजिशन पार्टी है, पॉलिसी अगर आपने कुछ गलत बना दी तो उसके ऊपर एक 2-3 बार यहाँ पे बार बार डिस्कशन होगा। ठीक है, तो जब ये कई बार डिस्कशन होता है आपका, लोग अलग अलग डिस्कशंस करते हैं, तो डिसीजन जो निकल के आता है ना, उसकी क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूव्ड होती है। तो ये क्या है कि डेमोक्रेसी क्या है भाई, डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द
improves the quality of, जो लिखा है समझ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा है तो सुनो जो बोल रहा हूँ, improves the quality of decision making, यानी कि जो डिसीजन मेकिंग आ रही है ना फाइनल, मैंने क्या बोला था अगर याद हो फीचर ऑफ डेमोक्रेसी में, कि जो डिसीजन मेकिंग है वो कौन लोग करेंगे, जो लोग इलेक्ट होके आए हैं अपना पीपल के द्वारा, ठीक है। तो अगर वो लोग यहाँ पे डिसीजन के काफ़ी डिस्कशन के बाद अपना डिसीजन लेके आएंगे तो उसकी क्वालिटी इंप्रूव होती है, रादर देन कि यहाँ पे क्या होगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ, 3,000 लोग एक ही पार्टी के बैठे हैं, वही डिस्कशन हो रहा है कि भाई एक ने बोल दिया कि यहाँ पे सेब अच्छे हैं, तो सारे के सारे लोग बोल रहे हैं सेब अच्छे हैं, सेब अच्छे हैं, सेब अच्छे हैं, और वो सेब अच्छे हैं। कोई यहाँ पे डिस्कशन नहीं, कोई क्वालिटी यहाँ पे रिजल्ट निकल के नहीं आएगा, एक बंदे ने जो बोल दिया, एक विचारधारा ही चल रही है। लेकिन यहाँ पे डेमोक्रेसी में क्या होता है कि आपका अलग अलग टाइप के लोग, जो अपोजिशन पार्टी है वो भी इस डिस्कशन में पार्ट लेती है, और जो आपकी लीडिंग पार्टी है वो भी डिस्कशन में पार्ट लेती है। तो जो डिसीजन फाइनल निकल के आता है वो अपना सहमति से निकल के आता है, तो उसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड होती है। भाई ये लोग अगर इसके प्रोज बता रहे हैं तो ये लोग कॉन्स भी बताएंगे, तो फाइनल जो रिजल्ट निकलेगा वो सबसे ज़्यादा फीजिबल होगा। इसीलिए मैंने कहा कि भाई डेमोक्रेसी जो है वो आपकी आनी चाहिए। क्लियर है इतनी सी बात क्या? देखो आज के सेशन को यहीं पे रखते हैं, बाकी कल क्या कर रहे होंगे कि इस पूरी की पूरी वाई डेमोक्रेसी वाली कहानी को फिनिश करेंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें वो ख़त्म कराऊंगा, और इसके अलावा जो आपके MCQs हैं, ठीक है ना, MCQs हैं वो हम यहाँ पे अराउंड 30 से लेके 50 MCQs को डिस्कस करेंगे, तो ये पूरी कहानी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। ये 2 चैप्टर की चीज़ें हैं, और आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर अच्छा लगा है सेशन तो एक बार मुझे कमेंट करके बताना, और क्या है आपका लाइक शेयर वगैरह जो भी है करते रहना, मैं बार बार नहीं बोलूँगा, आप लोग एक बार बस अपने आप से ये सब कर देना, और एक बार मुझे कमेंट करके बताना कैसा लगा लेक्चर। इसके अलावा देखो यार, एक बात बताऊं आपको कि आपको मेहनत ना करनी होगी। कई बच्चों को मैं देखता हूं कि बड़े जोश में उठ के आते हैं कि ये करूंगा वो करूंगा, और 5 दिन में फुस, ठीक है। तो जो निकल के आता है ना फाइनल रिजल्ट लेके जो जाता है, वो उसे कॉन्टिन्यूसली मेहनत करनी होती है, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। और दूसरी बात कि आप लोग भी अपने आप में अकाउंटेबल बनो, कि आप लोगों के जो यहाँ पे आप जो भी कदम उठा रहे हो, आपके जो भी डिसीजंस ले रहे हो लाइफ में, आप जो भी करने जा रहे हो ना, उसके जवाबदेह बनो। जब जवाबदेही आएगी ना खुद के ऊपर, तो अच्छे डिसीजंस ही लोगे, अच्छी मेहनत ही करोगे, ठीक है। तो मेहनत करते रहो, इसके अलावा आपके पास और कुछ काम नहीं करना है। अच्छे से मेहनत करो, चीज़ों को अपना इम्प्रूव करते जाओ, अपने ऊपर इम्प्रूव करो ना। हर दिन आपको एक ना एक स्टेप आगे लेना है। देखो जब सीढ़ी होती है ना, ये सीढ़ी होती है, तो इसमें क्या होता है कि जब आप पहले एक स्टेप चढ़ोगे, फिर दूसरा चढ़ोगे, फिर तीसरा चढ़ोगे। अब एक बंदा आया, उसने फटाफट से छलांग मार दी, दूसरे स्टेप पे आ गया, अब यहाँ पे बैठा हुआ है मजे में, तो काम नहीं चलेगा। इंस्टेड ऑफ दैट छोटा छोटा स्टेप लो, बट डेली लो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, अच्छे से मेहनत करो। सेशन को यहीं पे मैं एंड करूँगा, और जो भी है अपना शेयर वगैरह कर देना। एंड थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।